आज हम राजस्थान सर्कल के जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन 2025 के पेपर फर्स्ट को देखेंगे। पेपर दो भागों में बटा होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए, क्वेश्चन 1, मशीन द्वारा फ्रैंक्ड आर्टिकल्स के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, इन्हें अधिकतम 2 कार्यालयों में पोस्ट किया जा सकता है। ये ऑप्शन सही है। कौन से 2 पोस्ट ऑफिस होंगे? ये लाइसेंस में निर्देशित होता है। ऑप्शन बी, छाप चमकदार लाल रंग की होनी चाहिए। ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी, मूल्य छाप के 1 से अधिक इंप्रेशन हो सकते हैं। मूल्य छाप यानी वैल्यू डाई, किसी भी लेटर पर वैल्यू डाई की 1 या 1 से अधिक छाप हो सकती है, लेकिन लाइसेंस डाई की केवल 1 ही छाप होगी। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 2, आईएनएस जहाज की किसी नौसेना कार्मिक को भेजी जाने वाली डाक किस पते के माध्यम से भेजी जानी चाहिए? सही उत्तर है ऑप्शन ए, फ्लीट मेल ऑफिस, मुंबई। क्वेश्चन 3, एक बीमित अथवा पंजीकृत आर्टिकल को वापस बुलाने के आवेदन के साथ क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, डाकघर द्वारा स्वीकृत मूल रसीद, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी, प्रेषक का प्रार्थना पत्र, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी, उपरोक्त ए और बी दोनों, यानी कि सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 4, भारत में भेजे गए किसी डाक आर्टिकल को प्रेषक वापस ले सकता है बशर्ते कि वो आर्टिकल ऑप्शन ए, प्राप्तकर्ता को वितरित न हुआ हो, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, जब्त न कर लिया गया हो, ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन सी, उपरोक्त ए और बी दोनों, यानी हमारा आंसर ऑप्शन सी ही होगा। क्वेश्चन 5, एक पर्दानशीन महिला से संबंधित पंजीकृत आर्टिकल किसको डिलीवर किया जा सकता है? ऑप्शन ए, महिला द्वारा डिलीवरी हेतु लिखित में नियुक्त अथवा अधिकृत एजेंट को, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, पर्दानशीन महिला को एक प्रतिष्ठित गवाह द्वारा प्रमाणित उसके हस्ताक्षरों के आधार पर, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि वो आर्टिकल गवाह को दिया जाएगा न कि महिला को, फिर बाद में गवाह लेटर उस महिला को देगा। ऑप्शन सी है उपरोक्त ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए। ध्यान दें, राजस्थान सर्कल के पेपर फर्स्ट से 9 प्रश्नों को डिलीट किया गया था क्योंकि उनके ऑप्शंस में मिस्टेक थी। मैंने उन्हें इस वीडियो में सही कर दिया है। क्वेश्चन 6, एक आर्टिकल को वितरित करने के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यदि प्राप्तकर्ता आर्टिकल लेने का इच्छुक नहीं है तो भी वह डाकघर को उस आर्टिकल पर बकाया राशि के भुगतान के लिए बाध्य है। ये कथन सही नहीं है क्योंकि अगर कोई प्राप्तकर्ता आर्टिकल नहीं लेना चाहता तो उसे भुगतान करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो आर्टिकल भेजने वाले यानी सेंडर को वापस भेज दिया जाता है। बी, रक्षा सेवा इकाइयों के अधिकारियों को संबोधित डाक एक अर्दली को वितरित की जा सकती है। ये कथन सही है। हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 7, किनसे डाक वितरित करते समय प्राप्तकर्ता द्वारा बकाया डाक शुल्क नहीं लेना है? ए, सुरक्षा बलों के पत्र, ये सही है। बी, हरे लिफाफे, ये भी सही है। सी, उपरोक्त ए व बी दोनों, यानी हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 8, डाकघर द्वारा पर्यटकों को जारी किए जाने वाले पहचान पत्र कितने वर्ष तक वैध रहते हैं? ए, 3 वर्ष, यही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 9, न्यस्त डाक पोस्ट रेस्टेंटे है डैश, ये केवल अजनबियों तथा यात्रियों की सुविधा के लिए है, ये सही है। बी, अजनबी तथा यात्री न्यस्त डाक का 3 माह से अधिक उपयोग नहीं कर सकते, ये भी सही है। सी, न्यस्त डाक आर्टिकल को उस डाकघर में 1 माह से अधिक अवधि के लिए नहीं रखा जाता जहां के लिए वह भेजा गया है, ये भी सही है। डी, उपरोक्त सभी, यानी हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 10, डाक टिकटों की बिक्री या वितरण निषिद्ध है। ये निषेध किसके द्वारा विक्रय करने पर लागू नहीं होगा? ए, फिलैटेलिक एजेंसी। बी, एक अस्पताल, सैनिटोरियम अथवा समकक्ष संस्थान। सी, रक्षा सेवा कर्मियों के मनोरंजन संस्थान। इन सभी जगहों पर डाक टिकटों की बिक्री की जा सकती है। डी, उपरोक्त सभी, यही हमारा सही ऑप्शन है। क्वेश्चन 11, डाक पुनर्निर्देशन रीडायरेक्शन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ए, यदि डाकघर द्वारा प्राप्तकर्ता के कहीं और होने के कारण उस पते पर डाक वितरित नहीं की जा सकती जहां वह भेजी गई है तो उसे पुनर्निर्देशित किया जा सकता है, ये कथन सही है। लेकिन हमसे गलत कथन पूछा गया था। बी, प्राप्तकर्ता को पुनर्निर्देशन के लिए शुल्क देना होगा, ये कथन गलत है और हमसे गलत कथन ही पूछा गया था। सी, यदि डाकघर द्वारा डाक प्राप्तकर्ता को एक बार सौंप दी गई है तो उस डाक को पुनर्निर्देशित नहीं किया जा सकता, ये कथन सही है, यानी हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन 12। एक मृत व्यक्ति की डाक वितरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए। आर्टिकल को सामान्यतः उसी तरह उपचारित किया जाता है जैसे कि दावा रहित आर्टिकल, ये सही है। बी। डाकपाल अपने विवेक के आधार पर ये निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं कि ऐसे आर्टिकल को मृतक के नज़दीकी रिश्तेदार को वितरित कर दिया जाए, ये भी सही है। सी। आवेदक को अपना प्रार्थना पत्र संबंधित परिमंडल के प्रमुख को संबोधित करना होगा, ये भी सही है। डी। उपरोक्त सभी, यही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 13। प्रथम श्रेणी डाक में क्या क्या शामिल होते हैं? ए। पत्र, बी। पोस्टकार्ड, सी। पत्रकार्ड, डी। उपरोक्त सभी। प्रथम श्रेणी डाक में पत्र, पोस्टकार्ड और पत्रकार्ड तीनों आते हैं, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 14। एक पत्र का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? ए। 1 किलोग्राम, बी। 2 किलोग्राम, सी। 2.5 किलोग्राम, डी। 3 किलोग्राम। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 किलोग्राम। हालांकि अब पत्र की वेट लिमिट 500 ग्राम कर दी गई है। क्वेश्चन 15। बुक पैकेट में क्या क्या शामिल हो सकते हैं? ए। समाचार पत्र, बी। सभी प्रकार के प्रकाशन, सी। मुद्रित संगीत पुस्तकें, डी। उपरोक्त सभी। यही ऑप्शन सही है, बुक पैकेट में ये सभी शामिल होते हैं। क्वेश्चन 16। नेत्रहीन साहित्य पैकेट्स को किससे छूट प्राप्त है? ए। पंजीकरण शुल्क, बी। रसीद की प्रति का शुल्क, सी। रसीद की सत्यापित प्रति का शुल्क, डी। उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है, यानी कि नेत्रहीन साहित्य पैकेट में इन सभी से छूट मिलती है। क्वेश्चन 17। कौन से अधिकारी सेवा स्टैम्प के उपयोग हेतु पात्र हैं? ए। सभी सरकारी अधिकारी, बी। भारत की चिकित्सा परिषद के सचिव, सी। कोयला बोर्ड के अध्यक्ष तथा सचिव, डी। उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही उत्तर है। क्वेश्चन 18। महिला सम्मान बचत पत्र कौन खुलवा सकता है? ए। स्वयं महिला द्वारा, ये बिल्कुल सही है। बी। एक नाबालिग लड़की की ओर से उसके अभिभावक द्वारा, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी उपरोक्त ए व बी दोनों ही सही होगा। क्वेश्चन 19। डाकघर बचत खाता यानी कि एसबी में जमा निकासी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए। सभी जमा निकासी पूर्ण रुपयों में होनी चाहिए, बी। न्यूनतम जमा राशि 500 रुपये होनी चाहिए। न्यूनतम जमा राशि 500 रुपये होनी चाहिए, ये कथन गलत है। डाकघर बचत खाते में न्यूनतम प्रारंभिक जमा राशि 500 रुपये होती है, लेकिन उसके बाद जमा की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है। ग्राहक 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये जैसी छोटी राशि भी जमा कर सकते हैं, बशर्ते खाता सक्रिय रहे और न्यूनतम बैलेंस बना रहे। सी। न्यूनतम निकासी राशि 50 रुपये होनी चाहिए, ये कथन सही है। तो यानी कि हमारा सही ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 20। MIS यानी कि मासिक आय योजना खाता को समय पूर्व बंद कराने के बारे में क्या सही है? ए। खाता खुलवाने की तारीख से 1 वर्ष पूरा होने से पहले बंद करने की अनुमति नहीं है, ये कथन सही है। बी। यदि खाता खुलवाने की तारीख से 3 वर्ष पूरे होने अथवा उससे पहले बंद कराया जाता है तो कुल जमा राशि का 4% काटकर शेष राशि का भुगतान जमाकर्ता को किया जाता है, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि 1 वर्ष से 3 वर्ष के बीच बंद किया जाए तो 2% की कटौती की जाती है। सी। यदि खाता खुलवाने की तारीख से 3 वर्ष पूरे होने के बाद बंद कराया जाता है तो कुल जमा राशि का 2% काटकर शेष राशि का भुगतान जमाकर्ता को किया जाता है, ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि 3 वर्ष से 5 वर्ष के बीच बंद किया जाए तो 1% की कटौती की जाती है। डी। उपरोक्त सभी, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए ही होगा। क्वेश्चन 21। एक ट्रांजिट सेक्शन का प्रभारी अधिकारी डैश कहलाता है? ए। मेल गार्ड, बी। मेल एजेंट, सी। उपरोक्त ए व बी दोनों। सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि ट्रांजिट सेक्शन के प्रभारी अधिकारी मेल एजेंट और मेल गार्ड दोनों होते हैं। क्वेश्चन 22। लेबल्ड बंडल्स के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए। यह लेटर मेल के अच्छे से बंधे हुए अपंजीकृत आर्टिकल्स का समूह होता है जिस पर एक चेक स्लिप लगी होती है, ये सही है। बी। इसे छटाई के दौरान एक एकल आर्टिकल की तरह माना जाता है, ये भी सही है। सी। लेबल्ड बंडल्स 2 प्रकार के होते हैं, स्टेशन बंडल तथा सॉर्टिंग बंडल, ये भी सही है। डी। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन 23। ऐसे थैले जो दे नहीं है तथा यूबीओ, डीबीओ, सीबीओ या पीओ को खाली अवस्था में या ऐसे ही थैलों के साथ लौटाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ए। ट्रांजिट बैग, बी। पैकेट बैग, सी। पार्सल बैग, डी। इन शॉर्ट बैग। सही उत्तर ऑप्शन बी पैकेट बैग। क्वेश्चन 24। अधीक्षक रेल डाक सेवा द्वारा सॉर्टिंग लिस्ट में परिवर्तन के उल्लेख के साथ जारी किए गए ऑर्डर्स को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑर्डर, यही हमारा सही आंसर है। प्रश्न 25।
प्रधान डाकघर अथवा उप डाकघर को प्रेषित एक स्टेशन मेल बैग में क्या शामिल हो सकते हैं? ए. स्टेशन बंडल्स, भुगतान व अभुगतान दोनों, ये सही है। बी. बीमित सहित पंजीकृत आर्टिकल्स तथा पार्सल लिस्ट में दर्ज मेल आर्टिकल्स व वीपी पार्सल, ये भी सही है। सी. अपंजीकृत पार्सल्स, ये भी सही है। यानी सही उत्तर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 26। एक सॉर्टिंग बंडल में क्या शामिल होते हैं? ए. भुगतान किए गए अपंजीकृत आर्टिकल्स, ये सही है। बी. अभुगतान अपंजीकृत आर्टिकल्स, ये भी सही है। इसीलिए सही उत्तर ऑप्शन सी, उपरोक्त ए व बी दोनों होगा। प्रश्न 27। सेंट्रल बैगिंग यूनिट से तात्पर्य है? ए. रेल डाक सेवा कार्यालय की एक शाखा, ये सही है। बी. जहां डाकघरों या मेल कार्यालयों द्वारा तैयार किए गए बंडल्स को समूहबद्ध किया जाता है तथा एक डायरेक्ट बैग में बंद किया जाता है, ये भी सही है। सी. जहां एल तथा आर बैग्स यानी लेटर और रजिस्टर्ड बैग्स को खोलकर बंडल्स को उनके गंतव्य के अनुसार समूहबद्ध किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। अतः हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 28। किस पते के लिए कीमत देय आर्टिकल्स, वीपी आर्टिकल अथवा मनी ऑर्डर बुक नहीं किए जाते? ए. प्रधान डाकघर, यहाँ तो किए ही जा सकते हैं। बी. सेना डाकघर। सही उत्तर है ऑप्शन बी, सेना डाकघर को वीपी आर्टिकल और मनी ऑर्डर बुक नहीं किए जाते। क्वेश्चन 29। रात्रि डाकघर के बारे में सही कथन है? ए. विस्तारित घंटों के दौरान ये डाकघर सामान्यतः पंजीकृत आर्टिकल्स बुक करते हैं, ये सही है। बी. रविवार एवं राष्ट्रीय अवकाश के दौरान रात्रि डाकघर संचालित होते हैं तथा कार्य घंटे सीमित रहते हैं, ये भी सही है। सी. बचत खाते में जमा एवं प्रमाण पत्रों की बिक्री का कार्य केवल सप्ताह के दिनों में किया जाता है, ये भी सही है। इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 30। रविवार एवं डाकघर अवकाश के दौरान किन कार्यालयों में पंजीकृत समाचार पत्र स्वीकार किए जाते हैं? ए. प्रेस सॉर्टिंग कार्यालय, ये सही है। बी. रेल डाक सेवा कार्यालय, ये भी सही है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त ए व बी दोनों। क्वेश्चन 31। अलंग बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ए. गुजरात, बी. केरल, सी. तमिलनाडु, डी. कर्नाटक। सही उत्तर ऑप्शन ए, गुजरात। क्वेश्चन 32। आर्टिकल 112 में निहित प्रावधानों के अनुसार संसद में कौन सा दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है? ए. वार्षिक वित्तीय विवरण, बी. अनुदान मांग पत्र, सी. विनियोग विधेयक, डी. वित्त विधेयक। सही उत्तर ऑप्शन ए, वार्षिक वित्तीय विवरण। क्वेश्चन 33। लोकसभा में सीटों के आवंटन का क्या आधार होता है? ए. क्षेत्र, बी. भाषा, सी. गरीबी, डी. जनसंख्या। सही उत्तर ऑप्शन डी, जनसंख्या। क्वेश्चन 34। निम्नलिखित में से कौन बरदोली सत्याग्रह से जुड़े हुए थे? ए. महात्मा गांधी, बी. मोतीलाल नेहरू, सी. बाल गंगाधर तिलक, डी. सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही उत्तर ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन 35। नैतिक दुविधा का एक उदाहरण है? ए. दो समान आकर्षक नौकरी के प्रस्तावों में से एक का चयन करना, बी. मित्र को एक गोपनीय बात बताने का निर्णय लेना जो उसे आहत कर सकता है, सी. नई कार खरीदना अथवा सेवानिवृत्ति हेतु बचत करने में से एक का चयन करना, डी. जिम जाने अथवा फिल्म देखने में से एक का चयन करना। सही उत्तर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 36। अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है? ए. गुरु शिखर, बी. नंदा देवी, सी. नंगा पर्वत, डी. धूपगढ़। सही उत्तर ऑप्शन ए, गुरु शिखर। क्वेश्चन 37। गीत गोविंद नामक साहित्यिक कृति के लेखक कौन है? ए. जयदेव, बी. भवभूति, सी. कालिदास, डी. मनु। सही उत्तर ऑप्शन ए, जयदेव। क्वेश्चन 38। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ए. जैन, बी. बौद्ध, सी. हिंदू, डी. ईसाई। सही उत्तर ऑप्शन बी, बौद्ध। क्वेश्चन 39। पंडित भीमसेन जोशी किस क्षेत्र से संबंधित थे? ए. राजनीति, बी. साहित्य, सी. शास्त्रीय संगीत, डी. सामाजिक सेवा। सही उत्तर ऑप्शन सी, शास्त्रीय संगीत। क्वेश्चन 40। डी. गुकेश किस खेल से संबंधित है? ए. क्रिकेट, बी. खो खो, सी. फुटबॉल, डी. शतरंज। सही उत्तर ऑप्शन डी, शतरंज। क्वेश्चन 41। ए तथा बी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, बी तथा सी उसी काम को 24 दिन में तथा ए तथा सी 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात करें कि वे सभी मिलकर इस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो यहाँ पे दिया है ए तथा बी, तो ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं? 18 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं? 24 दिन। और सी प्लस ए या ए प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं? 36 दिन में। तो इनको अब निकालना क्या है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए कैसे निकालेंगे? इनका हम पहले निकालेंगे एलसीएम। कितना निकलेगा एलसीएम? 24
18, 24 और 36 का कितना आएगा 72। अब निकालेंगे एलसीएम। क्यों निकाला? क्योंकि हमें इनकी कार्य क्षमता निकालनी है। कार्य क्षमता कैसे निकलेगी? पहले इनका एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम आएगा उसको इनके डेज से डिवाइड कर देंगे तो यह कार्य क्षमता निकालेगी। जैसे 72/18 तो कितना आएगा 18 चौकी 72, 4 24 तिया 72, इधर आएगा 3 और 36 दूनी 72। इस प्रकार ये आ गया अपना। अब हम निकालेंगे a + b + c। तो कैसे निकलेगा? इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए, ये a + b, b + c, c + a, ये जुड़ जाएंगे और इधर 4 + 3 + 2 जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2a, क्योंकि एक ये a है, एक 2, b 2 हो जाएंगे, c 2 हो जाएंगे, तो 2a + 2b + 2c क्या आ जाएगा। यहाँ कार्य क्षमताओं को अपन गुणा भाग जो भी करेंगे, जोड़ना घटाना, कार्य क्षमताओं का होगा, दिन का नहीं होगा। तो यहाँ पे 4 और 3 7 और 2 9, a + b + 2a + 2b + 2c = 9। तो a + b + c क्या आ जाएगा, a + b + c कितना आ जाएगा 9। और ये 2 है जो ये कॉमन लेके यहाँ डिवाइड में आ जाएगा वहाँ, क्योंकि गुणा में है तो ये आ जाएगा। ये क्या निकला है कार्य क्षमता। तो इधर देखिए जैसे a + b + c, यहाँ पर अपन को ये निकालना है और कार्य क्षमता अपने पास है 9/2। तो अब दिन कैसे निकालेंगे? अगर हम एलसीएम में इसका डिवाइड कर देंगे तो दिन निकल आएगा। तो कैसे निकलेगा 72/9/2। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 72 गुणित में पहुंच जाएगा 2/9, देश बराबर है ये। तो 8 नाम 72, इधर आ जाएगा 8 और 8 फिर 2 में गुणा होगा तो आ जाएगा आंसर 16। यानी कि a + b + c तीनों मिलकर कितने दिन में कर पाएंगे 16 दिन में। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी 16 दिन। अब क्वेश्चन 42, साधारण ब्याज की दर से यदि 800 रुपये 3 वर्षों में 920 रुपये हो जाते हैं, यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि हो जाती है तो कुल धनराशि ज्ञात करें। इसको कैसे निकालेंगे? हमें क्या क्या दिया है? पहले दिया है हमें मूलधन, मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं। कितना दिया है 800, और समय कितना दिया है 3 वर्ष। तो ये क्या दिया है अमाउंट, अमाउंट को क्या बोलते हैं मिश्रधन, मिश्रधन अमाउंट, यानी कितना दिया है 920। और ये क्या दिया है यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि हो जाए तब निकालना है अपन को कि क्या अमाउंट हो जाएगी। अब हमें पता है कि मिश्रधन जो होता है मूलधन धन ब्याज, मूलधन धन ब्याज, ब्याज को क्या बोलते हैं इंटरेस्ट। तो अपन को चाहिए क्या है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा a, यानी कि 920 - p, यहाँ पे a - p हो जाएगा, आई बस रहेगा इस तरफ 800, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 120। अब हम जानते हैं मूलधन, अब हम जानते हैं ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो 120 बराबर मूलधन दिया है 800 गुणित दर हमें निकाल ली है, फिर उसमें 3% की वृद्धि करके आंसर आगे का निकालेंगे। मूलधन गुणित दर गुणित समय कितना दिया है 3 वर्ष बटे 100। इसको काटेंगे 0 0 कट जाएंगे। 8 से पहले 3 से 3 चौके 12, 8 से न काटेंगे इसको, 8 पंचे 40 क्या आ जाएगा r बराबर 5%, 5% निकला। अब 3% की वृद्धि के बाद कितना, अब ब्याज निकालेंगे अपन। अगर 3% की r में वृद्धि कर दी जाए तो मूलधन तो दिया ही है, मूलधन गुणित दर 5 थी, 3% की और वृद्धि होगी तो 8 हो जाएगी, गुणित समय 3 ही दिया है 3 वर्ष बटे 100, काटेंगे 0 0 0 0, ठीक है। 8 8 64 गुणित 3 कितना निकलेगा आई 6 3 चौके 12, 6 3 18 और 1 19। हमें क्या चाहिए कुल धनराशि, यानी कि मिश्रधन, मिश्रधन को अमाउंट बोलते हैं। मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज, मूलधन कितना था पहले 800 और ब्याज क्या आया है नया वाला 192, इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 992। सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी 992 रुपये।
अब 7 लड़कों के एक समूह का औसत वजन 56 किलोग्राम है। यदि उनमें से 6 लड़कों का व्यक्तिगत वजन, ये दिया है जो कुछ भी है वो, तो 7वें लड़के का वजन याद कीजिए। अब हम जानते हैं औसत एवरेज इक्वल टू टोटल। जैसे अगर कुछ n है, n लोग हैं अपॉन में n, यानी कि टोटल जितने लोग हैं उनका टोटल और जितने हैं उनकी इधर संख्या। तो चलिए एवरेज क्या दिया है हमें, 56 इज इक्वल टू, अब सभी का टोटल लिखेंगे 52 प्लस 57 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 59 प्लस 55, ये तो 6 हुई। एक 7वां अपन मान लेते x है, डिवाइड में करेंगे इनके कितने हैं टोटल 7, साइड डिवाइड में कर देंगे। अब इनको जोड़ेंगे, 7 और 2 9, 5 14 और 9 23 और 5 28, हाँ 28 की 8 हासिल 2, 1 2 3 4 5 पचम 25 और 2 26 27 और 6, 27 और 6 33, यह आ गया। और जो डिवाइड में 7 है 7 कर देंगे, या तो डिवाइड में कर दो या फिर इधर गुणा में कर दो। कट सकता है क्या, 7 चौके 28, बचेंगे कितने 5, नहीं कटेगा। तो इसको 7 को इधर से हटा के इधर 56 में गुणा कर देंगे, 56 गुणित 7, और इधर प्लस x है इधर करेंगे अब गुणा, 6 7 42 की 2, 7 पौना 35 और 4 39 इज इक्वल टू 338 प्लस x इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 392 में से 338 घटा देंगे, क्या निकलेगा 4, 9 में से 4 गए 5, सही आंसर हमारा ऑप्शन डी 54 किलोग्राम। यदि एक रेल 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है तो रेल की लंबाई ज्ञात करें। रेल की लंबाई जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या है अपन को दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे में दी है, इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस निकाल ली है, अपॉन में टाइम है कितना 24, इस सेकंड में दिया है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 24, और जो 60 है ना ये किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर को पहले करेंगे मीटर में, तो ये 1000 का गुणा कर दिया, और ये आवर्स में है तो अपन को करना है सेकंड में। पहले तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, अभी ये मिनट में हुआ, अब इसको करना अपन को सेकंड में, तो और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो एक फिर से 60 का गुणा करना पड़ेगा। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये 60 हो गए, 60 गुणा 60 करेंगे तो एक घंटे के सेकंड बन जाएंगे। कैसे काटेंगे, 60 से 60 कट जाएंगे, 60 से 60 कट गए, अब 1 0 से ये 0 कट गया, 6 चौका 24, क्या आ जाएगा डी इज इक्वल टू 6 चौके 24, ये 2 0 है 400, सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा 400 मीटर। 45 120 व्यक्तियों के एक समूह के पास 200 दिनों का राशन है उपलब्ध है। यदि 5 दिन पश्चात 20 व्यक्ति समूह को छोड़ देते हैं तो शेष व्यक्तियों के लिए वह राशन कितने दिनों तक पर्याप्त रहेगा। देखिए यहाँ पे दिया है 120 व्यक्तियों के पास एक समूह है जिसके 200 दिनों का राशन है, यानी कि टोटल राशन निकालेंगे तो कितना निकलेगा, कैसे निकालेंगे टोटल, इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो 120 गुणित 200, ये निकल आया हमारा टोटल राशन। अब इसको गुणा कर ही देते हैं, 12 दूनी 24, 3 0 है तो 1 2 3 0 लगा देंगे। अब 5 दिन पश्चात 30 व्यक्ति समूह को छोड़ देते हैं, तो 5 दिन तक तो ये पूरे 120 व्यक्ति ही रहे हैं, कितने दिन 5 दिन, तो 5 दिनों में 120 व्यक्तियों ने कितना खर्च किया होगा, कितना खाना खा लिया होगा, तो 5 दिनों में 120 लोगों ने, तो 120 गुणित 5 दिन का निकाल रहे हैं 35, 12 25 60 600। अब बचा कितना होगा, 24,000 में से 600 कम करेंगे,
0,0,4,3,2 23,400 बचा। अब 30 व्यक्ति समूह को छोड़ देते हैं। पहले कितने थे? 120। अब छोड़ दिए 30 लोगों ने, तो कितने बचेंगे? कितने लोग बचेंगे? 120 में से 30 कम करेंगे तो कितने बचेंगे? 90। अब ये खाना जो बचा है 90 लोगों के लिए है, तो 90 लोग कितने दिनों में खा पाएंगे इसको? इसकी डिवाइड में कर देंगे 90। 0 से 0 कट जाएगा। अब 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, बचेंगे कितने? 5। 9 इच्छाऊँ 54, और ये 0 बचा है, ये हो जाएगा 260। सही आंसर हो जाएगा हमारा 260 दिन। एक निर्माण स्थल पर 4 पुरुष एवं 5 महिलाएं एक कार्य को, अच्छा ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था, इसको हम नहीं करेंगे, और ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक भी है, इसको रहने देते हैं। क्वेश्चन 47, इसको सॉल्व करना है। बोर्ड मास जानते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 47, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है बोर्ड मास में? BODMAS, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसका ब्रैकेट ऑर्डर करते हैं, फिर उसके बाद डिवीजन करते हैं, फिर होता है मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम करेंगे यहाँ डिवीजन। तो यहाँ क्या लिखा है? 15 गुणित 32 डिवाइड बाई 2। तो इसको डिवाइड को इसको कर देंगे तो क्या आ जाएगा इधर पे? 16, और ये जो कहते हैं 5। ठीक है, ये आ गया। अब इन सब के डिवाइड में क्या है? 75। 15 पौने 75, 5 से 5 कट गया, बचेगा 16 बस। सही आंसर आ जाएगा 16। इधर पे इसको सॉल्व करेंगे तो इस पे भी वही सब है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में 5 गुणित में है, ये क्या है? 2 इंटू ये 3 के ऊपर 4 की घात लगी है, 4 की घातांक, तो इसको 3 को 4 बार लिखना पड़ेगा। 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। अब ये 6 है जो डिवाइड में है, तो ये डायरेक्ट डिवाइड में भी लिख सकते हैं अपन। और ये प्लस 7 माइनस 8, 7 में से 8 घटाएंगे क्या आ जाएगा? 8 है माइनस का, 7 है प्लस का, तो -1 आएगा इधर। इसको कोष्टक में लिख देते हैं। अब देखिए 2 और 3 से कट जाएगा 6। अब क्या बचेगा? 3 3 3 3 3 का 9 27, 27 गुणित 5 करना पड़ेगा, 27 गुणित 5, और इधर हो जाएगा -1। 7 पौना 35, 5 हासिल की 3, 5 दूनी 10 और 3 13 -1 क्या जाएगा? 134। 134 सही आंसर ऑप्शन बी। अजय पूरे वर्ष में 216 दिन स्कूल गया। यदि उसकी उपस्थिति 90% रही तो ज्ञात कीजिए कि स्कूल कुल कितने दिनों के लिए खुला था। अब देखिए टोटल गया है वो 216 दिन, और 90% उसकी उपस्थिति रही, यानी कि 90% बराबर क्या है? 216, क्योंकि 216 दिन गया है, 90% उपस्थिति रही। अब 1% इज इक्वल टू कैसे निकलेगा? 216/90। निकालना क्या है? टोटल कितने दिन खुला है स्कूल, यानी कि 100% निकालना है। 90% गया था वो, 100% कैसे निकले? 100% बराबर 216/90 गुणित 100। ये कटा। अब 9 से काटेंगे इसको, 9 दूनी 18, बचेंगे कितने? 3, 9 चौके 36। सही आंसर आ जाएगा 240 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50, किसी पुस्तक को 258 रुपये में बेचने पर पुस्तक विक्रेता को 20% का लाभ होता है, तो 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसी पुस्तक को कितने में बेचना चाहिए? इसको हम बिना फॉर्मूले के करेंगे। कैसे करेंगे? हम जानते हैं जो CP होता है, CP क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। CP यानी कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। मान लिया हमने 100 है, अब वो क्या कर रहा है? 20% लाभ पे बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 20% लाभ यानी कि 120। SP इक्वल टू होता है CP प्लस इंटरेस्ट यानी कि जो लाभ हुआ है, इसीलिए अपन ने 100 माना ताकि हमको गुणा भाग ना करना पड़े। डायरेक्ट अपन उसको 100 20% हुआ है तो 20 लिख दिया, 30% तो 130 लिख देते।
अब ये दिया है कितना, 120 कितना दिया है, पुस्तक को 258 में बेचने पर 20% लाभ हो रहा है, यानी कि ये बेचने के दिया है, यानी कि सेलिंग प्राइस दिया है। तो 120 बराबर 258, अब 120 बराबर तो ये दिया है, तो 1% बराबर निकाल लें, जैसे 258 डिवाइडेड बाय 120। अब उसको अगर 130% लाभ चाहिए तो 130 कैसे करेंगे, इसमें 130 इस तरफ गुणा करेंगे तो उधर भी गुणा कर दें 130 का, तो 130%, क्योंकि उसे चाहिए कितना, अभी तो 20% था, चाहिए उसको 30%। 30% 100 का निकालेंगे, 100 पे 30% क्या होगा, 130। 130 बराबर 258 डिवाइडेड 120 गुणित 130, इसको कट गया ये। अब इसका डिवाइड और यही सब करना है, गुणा भाग, बस ना अपना सही आंसर निकल आएगा। तो गुणा भी कर देते हैं, 12 का 12 दूनी 24, एक बचेगा 8 आ जाए, एक बचेगा 8 हो गए, तो 12 एकम 12 बचेंगे 6, 12 पंचे 60, 13.65 की 5 हासिल की 6.1 के बाद ही आएगा, और 13 एकम 13 और 6 19 हासिल की 1, 13 दूनी 26 और 1 27, 279.5। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए।